तो सबसे पहले तो ये जो जहाँ मैं खड़ा हूँ प्लेटफॉर्म, बहुत बरसों के बाद इस पर दोबारा आने का मौका मिला है। 2017 के पहले यहाँ से मैंने बहुत सारे क्लासेस दिए हैं, यहाँ पर बोर्ड हुआ करता था, वो अभी भी है, उस पर पढ़ाया है। ये भी एक तरह की घर वापसी ही है हमारे लिए। और इस इंस्टीट्यूट ने, आईआईटी कानपुर ने मेरे दृष्टि को बहुत विस्तार दिया है। मैं पटना में जब था, बीएससी मैंने पटना से की, पटना साइंस कॉलेज से, तो वहाँ पे मैंने अपने सब्जेक्ट को बहुत गहराई से समझा। फिज़िक्स को मैंने बहुत गहराई से समझा और पटना साइंस कॉलेज का बहुत बड़ा ये मेरे जीवन के अंदर में उसका महत्व है कि हमने इतना आनंद उठाया अपने सब्जेक्ट का, मैंने इतना आनंद उठाया वहाँ पे। ये पटना साइंस कॉलेज की देन है मुझे। और उसके बाद यहाँ आकर के वो जो एक दृष्टि का विस्तार होता है, विज़न, ब्रॉडेंड विज़न होता है, और सभी चीज़ें फिर देखने की आदत हो जाती है और उसमें नेटवर्किंग बनती है, कोरिलेशंस बनते हैं, वो मुझको आईआईटी कानपुर में आ करके मिला। तो फिर उसके 15 साल के अंतराल के बाद दोबारा सेकेंड इनिंग अपनी फैकल्टी मेंबर के रूप में यहाँ शुरू हुई। तो उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें बनी, वहीं से ये स्कूल सिस्टम में वापस जाने का भी यहीं से बना। और उसके लिए हमारे आईआईटी कानपुर के बीटेक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बहुत जिम्मेदार हैं। यहाँ फैकल्टी मेंबर होने के बाद मेरा मैंडेट ये नहीं था कि मैं हाई स्कूल्स में जाऊँ, मैं हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जाऊँ और वो उनके शिक्षक कैसे पढ़ाते हैं और क्या करते हैं उसमें मैं कुछ दखल अंदाजी करूँ, ऐसा मेरा नहीं था। लेकिन यहाँ के बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, जिनको मुझे पढ़ाने का बार बार मौका मिला, लगभग हर साल 2 सेमेस्टर में से 1 सेमेस्टर फिज़िक्स 102 या फिज़िक्स 103 करना ही होता था। उनको जब मैंने देखा, उनकी सोच को जब मैंने देखा, उनके सोचने के तरीक़ों को जब हमने देखा, तो मुझे समझ आया कि अपने स्कूल सिस्टम के अंदर में बहुत काम करने की ज़रूरत है। और तब फिर वापस ये शिक्षा सोपान और अनेक प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हम लोग जो है, हमने अपने स्कूल सिस्टम में काफ़ी पेनिट्रेट करने की कोशिश की और इतने वर्षों के अंदर में कुछ परिणाम आ रहे हैं और दिख रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो ये भूमिका है इस यहाँ पर खड़े होने की और ये करने की। तो अपना जो कैलकुलस है, वो शुरुआत जो मैं जानता हूँ, जितना जानता हूँ, आर्यभट्ट का जो साइन टेबल बहुत फेमस है और कई जगह पर इसके ऊपर बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, रिसर्च हैं, कोर्सेज हैं, लेक्चर्स हैं, हमने देखे देश विदेश में। तो इनका जो ये साइन टेबल है, 0 से 90 डिग्री तक को 24 भागों में बांटा गया है, एंगल्स, और हर एंगल के लिए उसका साइन एक अलग यूनिट के अंदर में, ऑफ कोर्स जो जिसको हम साइन कह रहे हैं वो एक अलग यूनिट के अंदर में है। तो उसमें वो सारा उनकी टेबल बनी हुई है और साथ में उसका एल्गोरिथम, उसके श्लोक लिखे हुए हैं कि ये टेबल बनी कैसे है। और उसको जब हम आगे बढ़ाते हैं तो ये शुद्ध सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन डिफरेंस फॉर्म, वहाँ से करके ये बनता है। तो यहाँ से मुझे कैलकुलस का बीज यहाँ से दिखाई पड़ता है और ये 5वीं शताब्दी की बात हो गई। आर्यभट्ट का मतलब ये 5वीं शताब्दी की बात हो गई, जबकि उन्होंने एक डिफरेंस इक्वेशन, वो भी सेकेंड ऑर्डर का, और उससे कितना वो डेल्टा साइन एक्स कितना बनने वाला है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन से, उससे उन्होंने सारे कैलकुलेशंस करके और फिर जोड़ करके उसका आप साइन करके निकालो। तो विदिन 2% या ऐसा वो सभी कुछ मैच करता है आज के हमारे साइन के जो हम वैल्यूज़ जानते हैं उससे। और ये जो 2% के करीब का वेरिएशन है, उसमें भी कहानी ये है कि उन्होंने राउंडिंग की हुई है। उन्होंने जहाँ कहीं पर उन्होंने राउंडिंग की हुई, राउंडिंग करने से वो एरर इंट्रोड्यूस हो रही है और उसके कारण से थोड़ा वहाँ पे फर्क आ रहा है। तो यहाँ से ये अपने भारत में, यहाँ से 5वीं शताब्दी से इसका कहानी शुरू होती है और ऑलमोस्ट कंटिन्यूस चलती है। तो मैं उसका बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं हूँ, इसलिए पूरे में नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़े में ही जाऊँगा और समय भी कम ही है। तो 0 से अनंत तक की यात्रा है। कैलकुलस जो है आप जानते ही हैं, टेंड्स टू 0 और टेंड्स टू इन्फिनिटी।
कैलकुलस जो है वो शून्य से अनंत तक की यात्रा है। सब कुछ या तो 10 to 0 में जाता है, 10 to infinity तक जाता है, और बीच बीच में 10 to 2, 10 to 5 सब कुछ चलता रहता है, x गोइंग टू a चलता ही रहता है। और वास्तव में ये शून्य और ये अनंत है, ये भारत की फिलॉसफी के अंदर में, भारत की संस्कृति के अंदर में, भारत के ज्ञान विज्ञान के अंदर में रचा बसा पड़ा है शुरू से। शून्य और अनंत ये गणित की बहुत ही स्पेशल नंबर्स है, लेकिन हमारे यहाँ ये स्पेशल नंबर्स क्या यहीं से शुरुआत ही होती है। अपनी पूरी फिलॉसफी यहीं से चल रही है, शून्य के अंदर में अनंत की कल्पना, अनंत के अंदर में शून्य की कल्पना, वगैरह वगैरह वगैरह। और इस किताब में भी जो 2 चैप्टर्स की बात हुई है उसके अंदर में इसको बड़ी अच्छी तरीके से शून्य के बारे में और अनंत के बारे में एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन है। अपनी फिलॉसफी के अंदर में अनंत का क्या महत्व रहा है और शून्य का क्या महत्व रहा है, हमने कितने छोटी छोटी संख्याओं के ऊपर काम किया है और कितनी बड़ी बड़ी संख्याओं का काम किया है, वो सब चीज़ें अपनी हैं। इस तरह का ये कैलकुलस का चलता है। हाँ, अगला आ जाओ नेक्स्ट। पीछे चले गए आप। हाँ, पीछे तो हम जा ही रहे हैं, 1000-1500 साल पीछे तो हम जा ही रहे हैं। ओके, कुल समझिए कि आर्यभट्ट से शुरू होकर के, और ये जो माधवाचार्य का केरला स्कूल ऑफ मैथ्स है, वहाँ तक हमको समय समय पे भास्कराचार्य हैं, बीच में ब्रह्मगुप्त आए हैं, समय समय पर कैलकुलस कहीं फिर बहुत सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज़ हैं जो कि कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं आज, वो सारी चीज़ें, ये पूरी अनंत यात्रा जो है यहाँ से वहाँ तक की वो चली है। और ये इसके ऊपर हमारे पास में 2 चैप्टर जैसे अभी बताया गया, एक डॉक्टर विजय सिंह ने लिखा है, गेस्ट चैप्टर हैं वो डॉक्टर विजय सिंह ने जो यहाँ पर फैकल्टी थे फिज़िक्स के अंदर, और उनका भी बहुत अध्ययन रहता है हर तरह की चीज़ों के अंदर में। और एक जो इस विषय के ऑथोरिटी जिसको कह सकते हैं इंटरनेशनल जगत के अंदर में, प्रोफेसर राम सुब्रमण्यम, बॉम्बे IIT, और फिज़िक्स से उनकी बेसिक ट्रेनिंग है, बाद में संस्कृत, और बाद में ये, और अभी वो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट के अंदर में प्रोफेसर हैं IIT बॉम्बे के अंदर में, और बड़े संत पुरुष हैं और वो बहुत ही अच्छे। तो उन्होंने ये पूरी कहानी जो है वो आपको इस किताब के अंदर में मिलेगी, ये पूरी यात्रा। बहुत साल पहले यहाँ पे डॉक्टर DP मिश्रा हुआ करते थे एरोस्पेस में, और उनका उन्होंने एक NGO बनाया था अवेकन मदर इंडिया करके। उसके प्लेटफॉर्म से मैंने एक टॉक दिया था, और उसका था सीड्स ऑफ कैलकुलस इन इंडिया, ऐसा करके वो टॉक था, और काफ़ी पहले की बात है, कुछ 8-10 साल पहले की बात है। तो उस समय भी ये कैलकुलस कैसे कैसे भारतवर्ष के अंदर में बढ़ा और सारे उसके आइडियाज़ मिले, वो उस समय भी मैंने वहाँ पर प्रेजेंट किया था। और इसमें राम सुब्रमण्यम जी ने जो लिखा है वो बहुत विस्तार से लिखा है, और आपको बहुत आश्चर्य होगा। हम सब लोग पढ़ते हैं 4πr², उसका सरफेस एरिया होता है, लेकिन उसके लिए हम कुछ भी कभी भी किसी भी स्टेज के ऊपर उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे क्यों होता है। हाँ, वो लेंथ इनटू विड्थ को तो वो ऐसा खाना बना करके और गिन करके बताते हैं कि एरिया इज लेंथ इनटू ये, फिर सर्किल आता है तो फिर πr² हो जाता है, थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन उसको भी कुछ ऐसा सेक्टर्स काट के उल्टा पुल्टा करके एक रेक्टेंगल बना करके उसको भी जस्टिफाई करते हैं। 4πr² को कोई जस्टिफाई नहीं करता। पढ़ा देते हैं मेंसुरेशन के चैप्टर के अंदर में, जब भी क्लास 9th में 10th में जब भी आता होगा कि 4πr² होता है, 4/3πr³ उसका वॉल्यूम होता है, पढ़ा देते। लेकिन हमारे यहाँ जो ये माधवाचार्य और उनके शिष्यों की जो परंपरा रही है, उसके अंदर में ये 4πr² को कैलकुलेट किया गया, 4/3πr³ को कैलकुलेट किया गया। और कैसे कैलकुलेट किया गया वो आपको बताऊं कि उसका जिस्ट यही है, उन्होंने स्फीयर के पूरे एरिया को छोटे छोटे एलिमेंट्स में बांटा, और 2 तरह से बांटा। एक तो ऐसा रिंग्स बना करके वैसा बांटा, और एक ऐसे लाइन खींच करके उस तरीके से बांटा, लैंगिट्यूड, राइट। और वो छोटे छोटे हिस्से में बांट करके उस छोटे हिस्से को
एक ट्रैपेजियम से उन्होंने रिप्लेस किया। ऐसे ऐसे लाइन है और ऐसे ऐसे लाइन है, तो जो छोटा हिस्सा एलिमेंट बना है उसको उन्होंने ट्रैपेजियम से, और ट्रैपेजियम के एरिया के फॉर्मूला से उसका एरिया निकाला है, बाद में पूरे पे सम किया है, और पूरे पे सम करके वो लेकर के चले हैं कि आप इसको जितने ज़्यादा भागों में बांटोगे ये कहाँ लिमिट करेगा। क्या चाहिए इसके आगे, क्या चाहिए इसके आगे। यहां तक एक डिफरेंस इक्वेशन से शुरू होकर के और इंटीग्रेशन इस हद तक, कि हम लोग आजकल यही सब करते हैं ना, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना रहता है और कुछ करना रहता है, तो पहले एक छोटा एलिमेंट बनाते हैं, उस छोटे एलिमेंट पर कोई हल्का सा फार्मूला लगा लेते हैं, रेक्टेंगल लगा दें, स्क्वायर लगा दें, कुछ कर दें, क्योंकि वो टेंडिंग टू जीरो होने वाला है तो उससे मैच होता है। फिर उसको पूरे में जोड़ना रहता है, इंटीग्रेट करना रहता है। और जो इंटीग्रेट करने का क्या मतलब, आप उनको जोड़िए और उसका लिमिट लगाइए कि ये एलिमेंट इज गोइंग टू जीरो एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज गोइंग टू इन्फिनिटी। यही पूरी प्रक्रिया दोहराई गई है, और दोहरा करके और तरह तरह की ज्योमेट्री इस्तेमाल करके 4/3 पाई आर क्यू और 4 पाई आर स्क्वायर का उसका डेरिवेशन यहाँ पर किया गया है। बहुत सारे पाई के इतने सारे वो सीरीज एक्सपेंशंस है, वो भी कैलकुलस से नहीं, टेलर एक्सपेंशंस वगैरह से निकालते रहते हैं हम लोग, वो इन लोगों ने निकाल करके रखा हुआ है अपने भारत के अंदर में। और ये भी किया हुआ है कि ये वाला एक्सपेंशन जो है ये स्लो कन्वर्जिंग है, इससे करोगे तो काम नहीं चलेगा, है पक्का परफेक्ट। अनंत सीरीज जो है वो परफेक्ट है इसके लिए, π/4 के लिए या इसके लिए। बट दिस एक्सपेंशन से अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो आपको लाखों टर्म करना पड़ेगा। ये भी है, और उसको कैसे उसको करना, कहीं पे ट्रंकेट करके बाकी को कैसे एस्टिमेट करना और उसको लेकर के आना, ये भी है इसके अंदर में। तो कैलकुलस तो पूरी तरह से भारत के अंदर में केवल बीज ही नहीं पड़े हैं, उसका वटवृक्ष भी बना है। लेकिन उसके बाद भी जो गैप आया, उसके बाद का जो गैप आया है कुछ 600-700 सालों का इस केरला स्कूल के बाद, वहाँ पर मामला जो है वो ढीला पड़ा है। अब इस फोरम से, इस मंच से उसको वापस हम वहाँ से सिंचाई विचाई करके उस वटवृक्ष को और भी दोबारा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस किताब की थोड़ी कहानी कह देते हैं आपको। तो ये जो है, ये किताब लिखने के पीछे इसकी भी थोड़ी सी भूमिका है, कि हालांकि ज़्यादा भूमिका नहीं है लेकिन फिर भी है, अच्छी खासी है, कि जब हमने बीटेक फर्स्ट ईयर के यहाँ के बच्चों को समझा कि वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे लेक्चर्स के ऊपर, तो उसमें से समझ में आ गया कि स्कूल सिस्टम के अंदर में हम लोग एब्सोल्युटली विषय को नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उनको परीक्षाओं की तैयारी करा रहे हैं। और स्कूल परीक्षाओं की तैयारी कराता है, पढ़ाता नहीं है, इसके लिए तो हम लोग हंगामा कर ही रहे थे। बीच के अंदर में घुस गया ये कोचिंग, और तब मामला और कठिन हो गया। अब तो सोचना ही कुछ नहीं है, जी के जंजाल में फांसी जाना है, JEE के जंजाल में जी के जंजाल में फांसी जाना है, और तो कुछ सोचना ही नहीं, सीखना तो है ही नहीं, कुछ अपने हुनर तो पैदा करना ही नहीं है। दिमाग में कुछ हलचल मचे और कुछ समस्याएं हो और दिमाग उसके ऊपर सोचे और उसके सॉल्यूशंस निकाले ना। अरे जेईई की परीक्षा में सोचना शुरू कर दोगे तो कभी पास नहीं करोगे। 2 मिनट सोच लोगे तो तुम तो चले गए, तुम्हारा रैंक तो 500 नीचे चला जाएगा। और थोड़ा ज्यादा सोच लिए तो फिर बस इतिश्री। सोचना नहीं है। तो ये जो परेशानी है वो कोचिंग आने से और भी बढ़ गई। अब लगता है स्कूल सिस्टम कितना अच्छा था, कितना बढ़िया था, कुछ पढ़ाते लिखाते थे। ये तो क्या करा रहे, हेल्थ खराब कर रहे सारे बच्चों की, पूरे स्ट्रेस में डाल के रखा हुआ है। माता पिता अलग परेशान है कि फेल हो जाएगा तो इसका क्या होगा, बच्चा अलग परेशान है कि फेल हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मालूम नहीं क्या होगा। ये भारतवर्ष का इतना बड़ा पॉपुलेशन बिना जेईई पास किए हुए जीता है। और
पता नहीं क्या ठूस ठूस के भरा जा रहा है कि जेई नहीं पास करोगे तो जियोगे ही नहीं, और उसके कारण से तमाम प्रकार की जो अपनी शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, ऐसा वैसा हो रहा है। तो हमने इसी के लिए लिखा, बस नंबर लाना याद रहा, क्यों सोचना सीखना भूल गए, और दुनिया को गिनती सिखाई थी, अब फॉर्मूलों में ही झूल गए। हाँ चलो अगला, नेक्स्ट। हाँ ओके। तो फिर हम लोगों ने ये IAPT, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स, इसका प्लेटफॉर्म लिया। इसी के अंतर्गत हम लोगों के ही इनिशिएटिव से एक अलग चैप्टर बना अन्वेषिका नाम का, विच इज़ काइंड ऑफ एन ओपन लेबोरेटरी। अब सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, साइंस वाले जो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, ये बच्चे हमारे यहाँ जो फर्स्ट ईयर में आते हैं, उन्होंने कभी लैब के दर्शन नहीं किए होते हैं, क्योंकि 10th तक तो लैब है नहीं बोर्ड में, और 11th 12th में बोर्ड है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो तो मिनिमम 28 नंबर तो गारंटीड है। आप यकीन नहीं करोगे, आपको लगेगा कि मैं बढ़ा चढ़ा के कह रहा हूं, लेकिन आपको एक 2 साल पुरानी सच्ची घटना सुना रहा हूं। मैं बॉम्बे में कहीं पे था किसी के घर पे, और एक वहाँ पे बहुत ही रेप्यूटेड इंटरनेशनल ब्रांड कह लो उसको, भारतवर्ष के अंदर में उनकी बड़ी चेन है, और बड़ा उनके यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, सब कुछ हैं। तो उसकी एक शिक्षिका हमारे साथ कुछ डिस्कशन कर रही थी रिलेटिविटी के ऊपर, तो उनको एक व्हाट्सएप मैसेज आया। वो थी वहाँ की, नोएडा में वो रहती हैं, नोएडा में पढ़ाती हैं। उस समय बॉम्बे इसी डिस्कशन के लिए आई थी मेरे साथ में, और हम लोग वहाँ डिस्कशंस कर रहे थे रिलेटिविटी के ऊपर। व्हाट्सएप मैसेज आया, उन्होंने हमें बताया कि ये क्या मैसेज आया है, मेरी प्रिंसिपल ने मुझे ये मैसेज भेजा है, और उन्होंने एक टेबल बना करके भेजी हुई है जिसमें उन सारे बच्चों के नाम लिखे हैं जो कि क्लास 12 के बोर्ड में जिनकी परीक्षाएं चल रही हैं, उनके सबके नाम लिखे हैं, और आगे के कॉलम के अंदर में एक्सपेरिमेंट्स वाले जो परीक्षा होती है उसमें कितने नंबर 30 में देने हैं उसका कॉलम खाली है, और व्हाट्सएप मैसेज है कि आप इसमें भरो और साइन करके भेज दो, व्हाट्सएप के द्वारा भेज दो, और उसमें यह भी इंस्ट्रक्शन है कि मिनिमम शुड बी 28। ये प्रिंसिपल की तरफ से रिकॉर्ड है, क्योंकि व्हाट्सएप पर आया है, वो रिकॉर्डेड है क्योंकि वो व्हाट्सएप पर आया है। 28 से कम नहीं देना है ये भी लिखा हुआ है, भर के भेज दो ये भी लिखा हुआ है, और बोर्ड का इम्तिहान परसों होने वाला है। एग्जाम का जो दिन है, जब जो बोर्ड का एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, वो परसों होने वाला है, नंबर आज ही चढ़ने वाले, 28, 29, 30, 28, 29, 30। जिसको प्यार करते हो उसको 30, जिसको ज्यादा प्यार करते हो उसको 30, कम प्यार करते हो तो 29, उससे भी कम प्यार करते हो तो 28। ये बच्चे कभी बिना लैब में गए हुए, बिना कोई एक भी इंस्ट्रूमेंट छोटा बड़ा हाथ में लिए हुए IIT कानपुर के अंदर में आ जाते हैं JEE की परीक्षा पास करके। तो ये सब तरह की समस्याएं थी। तो हम लोगों ने अन्वेषिका नाम की एक परिकल्पना की कि स्कूलों के अंदर में एक इनफॉर्मल लेबोरेटरी, ठीक है, सिलेबस से आपको अच्छा नहीं लगता है तो हम लोग कुछ और ही करेंगे, जो मर्जी आएगा सो करेंगे। तो ऐसी करके वो अन्वेषिका लेबोरेटरी बनी। अभी 31 शहरों के अंदर में उसकी स्थापना हो चुकी है, और वहाँ पर वो चल रही हैं इस प्रकार की। तो जो एक जॉय ऑफ लर्निंग जो होना चाहिए, बेसिकली समस्या हमारी यही है कि हमारे सिस्टम के अंदर में जॉय ऑफ लर्निंग नहीं हो रही है, स्ट्रेस ऑफ लर्निंग हो रही है। और लर्निंग तो होगी ही नहीं, अगर स्ट्रेस है तो लर्निंग कहाँ से होगी। तो ये बेसिकली समस्या है। तो ये सब हम लोग ये सब खेल तमाशे करके और वो लर्निंग भी कराते हैं, और तालियां भी बजाते हैं, और हंसते भी हैं, हंसाते भी हैं। तो ऐसे करके हम लोग का काफ़ी सारा काम चलता है। आगे बढ़ो। ओके, अब मैं अपने बारे में, लोग पूछते हैं अच्छा संक्रांत जी किधर है? हाँ इधर, हाँ सामने है मेरे।
इनके यहाँ जो इनकी इंचार्ज हैं पब्लिकेशन, जिस समय ये किताब लिखी जा रही थी और प्रूफ रीडिंग वगैरह चल रही थी, तो एक हेमा जी हैं। तो हेमा जी से हमारी चलती रहती थी बातचीत हमेशा। बहुत बहुत ही वो धैर्यवान महिला हैं, बहुत ही धैर्यवान महिला हैं। हमने इतनी बार लिखे और अपना ही लिखा काट दिया, और उनसे कंपोज करा के, उनसे कंपोज करा लिया, फिर काट दिया, नहीं नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं, दूसरा करो। और इतनी सारी उन्होंने बार बार सेटिंग की है, और कभी ये नहीं बोला कि एक बार में कर दिया करो, ये क्या करते रहते हो। तो ये किताब छपने के कुछ ही दिन के बाद उनका एक बार फ़ोन आया मेरे को, मैं उस समय में दिल्ली में था, और बोला कि वर्मा सर, आप फिजिक्स भी कर कुछ जानते वानते हैं क्या, फिजिक्स भी आप करते हैं क्या? वो ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट है ना, इसलिए ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट है। तो हमने कहा थोड़ा थोड़ा फिजिक्स तो मैं भी जानता हूँ। तो उन्होंने बताया नहीं, मैं उनका बेटा है या घर में कोई है, तो बोले कि मैं अपने बेटे से ऐसे ही बात कर रही थी कि एक कोई अच्छी वर्मा जी हैं, उन्होंने कैलकुलस की किताब लिखी है, बड़ी अच्छी किताब लग रही है, क्योंकि हमने उसको कई बार पढ़ा है और देखा है, तो पढ़ने में अच्छी लग रही है, भले ही उसका कैलकुलस मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बच्चा कहता है एच.सी. वर्मा तो फिजिक्स के प्रोफेसर है। तो बोली नहीं नहीं, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। तो बच्चा कहता है नहीं, वो तो फिजिक्स के हैं। तो उन्होंने कंफर्म करने के लिए मुझसे पूछा कि आप फिजिक्स भी पढ़ा लेते हो क्या? तो मैं कैसे ये गणित में कैसे आ गया मैं फिजिक्स के रास्ते से। तो असल में गणित से मेरा नाता बहुत पुराना है। मैंने जब इंटर किया था, उसको इंटर नहीं बोलते थे उस समय में, प्री यूनिवर्सिटी साइंस बोलते थे। उस समय में मेरा एकदम पक्का इरादा था कि मेरे को मैथमेटिक्स में ऑनर्स करना है, मैथमेटिक्स में मास्टर्स करना है और मैथमेटिक्स का ही प्रोफेसर बनना है। और मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में जा कर के उनका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म ले करके, और मैंने भरा मैथमेटिक्स ऑनर्स का, और उसको जमा करने के लिए मैं उनके जा रहा था मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में। और मुझे मिल गए उन मैथमेटिक्स के प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा नाम के, जो मुझे उन्होंने पढ़ाया था अपने इंटर वाले टाइम में। और उन्होंने मुझको देखा जाते हुए, मैंने भी उनको देखा, नमस्कार हुआ। तो उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो इधर? तो मैंने कहा कि आप ही के डिपार्टमेंट में बीएससी करने के लिए आने का इंतज़ाम कर रहा हूँ, फॉर्म जमा करने जा रहा हूँ मैथ्स ऑनर्स के लिए। उन्होंने बरामदे पे खड़े होकर के मेरे साथ ढेर सारी वार्ता की, और मुझको उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, तुम्हें फिजिक्स पढ़ना चाहिए ऑनर्स में। अब ये उसके पीछे उनकी मंशा क्या थी ये मुझे पता नहीं। वो मुझे झेल चुके थे 2 साल। 2 साल वो मुझे इंटर में झेल चुके थे, और कह रहे अब नहीं आ जाना इधर, फिर से नहीं आ जाना इधर। लेकिन वो जो भी मंशा रही हो, लेकिन उनके जो तर्क थे, बहुत सारे तर्क तो मैंने उनके वितर्क करके और किनारे कर दिए, लेकिन एक जगह पर हम उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम अगर मैथमेटिक्स करोगे तो यू विल बी वेरी गुड मैथमेटिशियन, तुम्हारा करियर बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अगर तुम फिजिक्स करोगे तो तुम्हें मैथमेटिक्स करने के आनंद में कमी नहीं होगी, क्योंकि फिजिक्स में बहुत मैथमेटिक्स करना पड़ेगा, और कुछ कुछ रियल लाइफ टाइप का मैथमेटिक्स करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ अलग, अपना अलग दुनिया का मैथमेटिक्स होता है प्योर मैथमेटिक्स के अंदर में। वहाँ पे कुछ रियल लाइफ का मैथमेटिक्स इज मोर चैलेंजिंग देन कि ये हम कुछ आइडियलाइज्ड कोई एक सेट बना देते हैं, उसके कुछ रूल्स खुद से बना देते हैं और फिर उसका मैथमेटिक्स करते फिरते हैं, तो कोई मतलब नहीं होता उसका। तो ऐसा, तो आपको दोनों का आनंद मिलेगा। आप फिजिक्स में भी आपको मज़ा आने वाला, आनंद उसका भी मिलने वाला है, और मैथमेटिक्स का आनंद छूटने वाला नहीं है। तो चूँकि मैंने फिज़िक्स भी बहुत अच्छी पढ़ी थी इंटर के अंदर में, तो मुझे बात लग गई कि हाँ ये बात तो ठीक बात है। तो फिर वो फॉर्म बदला मैंने, और ऐसे करके मैं फिज़िक्स में गया हूँ। लेकिन मेरे तब से लेकर के अभी तक भी गणित के साथ जो मोह है, या जो हमारे
आध्यात्मिक संबंध हैं गणित के साथ, वो बने हुए हैं। और इसलिए जब ये लिखने का मौका मिला तो मैं एकदम से इसके अंदर में कूद पड़ा। अब इसमें मौका क्यों मिला? ये डॉक्टर डीपी वर्मा जो नाम है, जो इसके फर्स्ट ऑथर भी हैं इस किताब के, वो मेरे बड़े भैया हैं। और मेरे बड़े भैया मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हुए पटना यूनिवर्सिटी के अंदर में। और जब वो छात्र थे तो कोई प्रोफेसर ऐसे नहीं थे उनके और वो खुद कहते थे, हालांकि खुद से ज़्यादा अपने बारे में कहना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ प्राइवेट में तो कह ही सकते हैं, परिवार में तो कह ही सकते हैं। वो कहते थे कि कोई ऐसे प्रोफेसर नहीं थे। और उस समय के प्रोफेसर जो हुआ करते थे वो बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे, आज भी होते हैं। वो कहते थे कि कोई एक प्रोफेसर भी ऐसे नहीं थे जिन्होंने कभी न कभी पूरे कोर्स के अंदर में आई एम सॉरी नहीं बोला मेरे प्रश्नों के बाद। मैंने उनके कहे हुए पे, उनके लिखे हुए पे प्रश्न उठा दिया अगर, तो उनको आई एम सॉरी कहना पड़ता था। और हर एक प्रोफेसर, कोई प्रोफेसर नहीं थे जिनसे हमने कम से कम, जिन्होंने एक बार मुझे पूरे कोर्स के अंदर में आई एम सॉरी नहीं बोला हो। इतनी तीक्ष्ण उनकी दृष्टि थी और इतना उनका कॉम्पिटेंस था गणित के अंदर में। लेकिन वो पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने वो बच्चों वाले स्कूल में, प्राइमरी और ये स्कूल में, उस एजुकेशन फील्ड के अंदर में उन्होंने काम करने का ठाना। और वहाँ ये यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बिहार झारखंड के अंदर में घूम घूम करके उन्होंने वो कैसे गणित पढ़ाना, इसके लिए बहुत समय लगाया। लगभग समझो रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक उन्होंने ये काम किया। उसके बाद जब उन्होंने उसको छोड़ा और घर में रहना शुरू किया, तब उनको लगा कि मैं मैथमेटिक्स की किताबें लिखूं बच्चों के लिए, ताकि लोगों को ठीक प्रकार से मैथमेटिक्स की जो ब्यूटी है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसका जो आनंद है, वो समझ में आए। केवल वो फार्मूले और प्रोसीड्योर्स तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन 15 साल तक वो छोटे बच्चों के साथ में और खटपट कर गया। उसके पहले कॉलेज में पढ़ाया था, तो काफ़ी वो होने के बाद उन्होंने लिखा और बार बार लिखते गए, काटते गए, लिखते गए, काटते गए, लिखते गए, काटते गए। ज़िंदगी ने उनको इतना वक्त नहीं दिया कि वो उसको अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा वो चाहते थे वैसा वो रूप में फाइनलाइज कर पाते। तो 87 ईयर्स की एज के अंदर में उनकी मृत्यु हुई 2021 में। और लेकिन उनकी करीब 8-10 साल की मेहनत थी उनके कंप्यूटर के ऊपर। और हम चूँकि परिवार के थे तो हम सारा सब कुछ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे वो रात भर जग करके, और कभी भी 2 बजे रात को उठ करके पता चला वो लिखने बैठ गए, और सुबह में हो रहा है, रात में हो रहा है, दिन में हो रहा है। हमसे डिस्कशन भी उनके होते थे, इस टॉपिक को ऐसे लिखें कि वैसे लिखें वगैरह वगैरह, लेकिन वो पूरा काम कर नहीं पाए। और ये जो 2 और ऑथर्स आप देखेंगे इसमें हैं, किरण वर्मा, एक ज्योति पांदरीवाल, ये उनकी दोनों मैथमेटिशियन बेटियाँ हैं। तो उनकी मृत्यु के बाद हम लोगों ने, तीनों ने मिलकर के ये तय किया कि हम उनके लिए आंसू नहीं बहाएंगे, हम उनके लिए पसीना बहाएंगे। और हम इसको पूरा करेंगे। और जैसा वो चाहते थे कि एक लैंडमार्क बुक हो जो कि बच्चों में मैथमेटिक्स के लिए रुचि जागृत करे, मैथमेटिक्स सिखाना नहीं, मैथमेटिक्स के लिए उनके दिल के अंदर में जगह बनाए, ऐसा। तो वो जो चाहते थे वो चीज़ हम लेकर के आएंगे इसके अंदर में। हम तीनों ने बड़ी मेहनत की। तमाम हमारे पास जो ढेर सारे काम हम करते रहते हैं यहाँ वहाँ, उसमें हमेशा हमने टॉप प्रायोरिटी पर हम तीनों ने उसको रखते हुए 3 कंप्लीट साल लगाए। हमने भी बहुत बार लिखा, काटा, ऐसे करके इस किताब का इतिहास है, इस किताब का इतिहास है। एंड मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी ईमानदारी पूर्वक काम किया है। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में अगर आप प्रीफेस पढ़ेंगे तो उस प्रीफेस में एक वाक्य आता है, फिजिक्स इज एंजॉयबल। मोटो ऑफ द बुक इज फिजिक्स इज एंजॉयबल। और इसका भी आप प्रीफेस पढ़ेंगे तो इसमें भी यही आएगा कि कैलकुलस इज एंजॉयबल। वहाँ था फिजिक्स इज एंजॉयबल, यहाँ है कैलकुलस इज एंजॉयबल। मुख्य मुद्दा यही है, मुख्य मुद्दा यही है, क्या आप उसको एंजॉय करते हो।
सीखना तो फॉर्मूले सीखने में क्या रखा है, प्रोसीड्योर सीखने में क्या रखा है, लेकिन आपके दिल में बैठता है कि नहीं जा करके, वो तब बैठेगा जब आप उसको रियली एंजॉय करोगे। तो हमने पूरी कोशिश की है, सब तरह के हथकंडे अपनाए हैं हमने, सब तरह के हमने हथकंडे अपनाए हैं कि लोगों को उसे थोड़ा आनंद मिले, पढ़ते समय थोड़ा आनंद मिले। तो कैसे कैसे हथकंडे हमने अपनाए हैं वो भी आपको हम बताएंगे आगे। हाँ, प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स, या प्रिंसेस। सर मैंने ये सुना, आपने जो बताया वो अलग था, मैंने ये सुना कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस। ये प्रचलित शब्द है, प्रचलित फ्रेज है ये, मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ साइंस। तो वहाँ से फिर वो प्रेरणा लेकर के, हाँ, कैलकुलस इज़ द प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ, क्वीन वहाँ है, क्वीन वहाँ है, तो फिर एक प्रिंसेस भी होनी चाहिए। तो इस ऐसे करके वो दिमाग में आया कि हमें ये नाम देना चाहिए। यहीं से शुरू होती है कहानी, यहीं से शुरू होती है कहानी। हमारी किताब नॉर्मल और टेक्स्ट बुक ऑफ कैलकुलस, हाँ, या प्रिंसिपल्स ऑफ कैलकुलस ऐसे नहीं हो करके है द प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो एक यहीं से ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। फिर कवर, किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा कवर देखा क्या, किसी टेक्स्ट बुक, ये हथकंडे हैं। ये कवर, और आपकी किताब का प्री पब्लिसिटी करने के लिए हमने ये कवर या इससे मिलता जुलता एक डिज़ाइन जो आप भी के लोगों ने करके हमें दिया था, और हमने किसी से एक दूसरा डिज़ाइन कराया था, वो भी प्रिंसेस ऑफ मैथमेटिक्स ही था। वो दोनों को फेसबुक पर डाल करके लोगों से ओपिनियन पोल मांगा कि इसमें से कौन सा कवर में लगाऊं। मुझे पता था कि मैं कौन सा कवर लगाऊंगा, लेकिन वो हजारों लोगों ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी कि ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ। तो मैंने प्री पब्लिसिटी उसी समय से शुरू कर दी थी इसकी। ओके, तो एनईपी में हमें कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेट करो। हम लोग अपने स्तर के ऊपर ये काम बहुत जमाने से कर रहे हैं, और इस किताब के अंदर में भी हमने इसका ध्यान रखा है। फिज़िक्स तो खैर कोर मेरा सब्जेक्ट ही है, वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिनांस है, आर्ट है, IKS है, सारी चीज़ों का इसके अंदर में समावेश है। तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी उस प्रकार का चलेगा। आगे बढ़िए। ये किताब कल्पनाओं की उड़ान भरना सिखाती है, बहुत इमेजिनेशन करवाती है। ये किताब बहुत इमेजिनेशन कराती है, एक से बढ़ करके। अच्छा, मैंने भी कैलकुलस की कई नई नई जो गुत्थियाँ कभी ध्यान पर ही नहीं आई थी, प्रॉब्लम ध्यान पर ही नहीं आए थे, वो हमने इस 3 साल में लिखने के दौरान खुद से सीखे। आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो e⁻ω t वगैरह लगाते हैं, और उसके बाद फिर करके और कुछ कांस्टेंट e⁻ कुछ आता है, e⁻a वगैरह आता है, उसको कह देते हैं ये तो कांस्टेंट है ना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो चलो इसको c लिख देते हैं, c लिख देते हैं। उसके बाद उस c का जिस समय हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल वाल बनाने में, तो वो कभी c पॉजिटिव भी आता है और कभी c नेगेटिव भी आता है। अब ये c था क्या, वो e⁻ समथिंग था, और एक्सपोनेंशियल पे पावर लगाओगे e के ऊपर तो नेगेटिव कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। लेकिन यहां जब उसको c लिख दिया था आप, तो -∞ से +∞ तक कुछ भी इस्तेमाल कर लो, जैसा का फेज है आपके SHM का, उसके अनुसार कुछ भी इस्तेमाल कर लो। ये मुझे लिखते समय ध्यान आया कि ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या लिख रहा हूं मैं, ये कैसे हो रहा है, क्या गड़बड़ है। फिर उसको रिजॉल्व किया, पैराग्राफ बनाया, किताब के अंदर में डाला। तो ऐसी बहुत सारी नई चीज़ें हैं। किरण जी, ज्योति जी हमेशा कहा करती थी कि ये तो बड़ी अजीब किताब है, ये नए नए प्रॉब्लम्स निकाल करके लेके आती है कि देख, अभी तक तुम्हें प्रॉब्लम तक का पता नहीं था, सॉल्यूशन का क्या पता होगा। हाँ, तो कल्पनाओं की जो उड़ान है वो इसके अंदर में खूब भरपूर मिलेगी। आगे बढ़िए। आर्ट अप्रिशिएट करना सिखाती है। कवर से ही देख लो आप, पहले तो कवर से ही देख लो। अच्छा, कवर में बहुत सारे मैसेज है, प्रिंसेस है, लेकिन आम लोगों के साथ रिश्ता बना हुआ है, और जो आम लोग हैं वो स्टूडेंट्स नहीं है केवल,
वो पूरी सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चा है, बड़ा है, महिलाएं हैं, ये स्ट्रेटा, वो स्ट्रेटा, सबको। तो एक बड़े स्थान पे रह करके अपने पास में पूरा ज्ञान होना हो करके, और फिर भी हम सबसे जुड़े हुए हैं और सबको हम करा रहे हैं, ये इसमें से संदेश जा रहा है। और कैलकुलस भी केवल कुछ विशेषज्ञों के लिए नहीं है, कैलकुलस भी आम व्यक्ति के लिए भी है। हमने बहुत साल पहले जब इसी आईआईटी कानपुर में एक छोटे बच्चों का कैंप किया था, जो क्लास 8 पास करके अभी अभी 9th में गए थे, 1 महीने का कैंप किया था। उसमें उनको हमने 6 लेक्चर्स में उनको कैलकुलस सिखाया था, जो क्लास 8 पास करके अभी अभी 9th में गए थे। 6 लेक्चर्स अभी मेरे यूट्यूब के चैनल पर हैं। हमने उनको कैलकुलस सिखाया था, हमने उनको डिफरेंशियल भी सिखाया, हमने उनको इंटीग्रेशन भी सिखाया। एक भी जगह हमने उनका dy/dx शब्द इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन पढ़ा दिया उनको। उनको जो थीम है, क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस में, क्यों होता है, और मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं और क्यों होता है, हमने करा दिया है उनको क्लास 9th में भी। तो सबके लिए है ये भी इसमें से मैसेज है कि कैलकुलस इज नॉट मेंट ओनली फॉर सम स्पेशलाइज्ड पीपल। और अंदर में भी आर्ट का एप्रिसिएशन है। देखिएगा, ये देखिए, ये हमारा चैप्टर 7 शुरू हो रहा है, और इस चैप्टर 7 में मनुष्य के ओठ बने हुए हैं 2, है ना, जो 2 ओठ होते हैं वो बने हुए हैं। और वहाँ से हमारा शुरू होता है कि ये जो कर्व्स बने हुए हैं, इन कर्व्स का फंक्शन क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहाँ कहाँ है, मैक्सिमा कितने हैं, मिनिमा कितने हैं, कहाँ पे स्लोप कैसे बदल रहा है, और फंक्शंस लिख करके आप डालोगे कंप्यूटर के अंदर में तो ओठ निकल करके आएंगे। और आगे बढ़िए, ये देखिए, ये एक दूसरा चैप्टर है। इस दूसरे चैप्टर की शुरुआत है। पहला पेज जो चैप्टर का होता है, वो हर एक चैप्टर में तो हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन अनेक चैप्टरों का पहला पेज में कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। वो जादूगर है, टोपी में से खरगोश निकल रहा है, और इधर उसका दर्शक जो है वो ताली बजा रही हैं यहाँ पर बैठ करके, और उनकी ताली बजाने से जो पल्स जनरेट हुई है, एक ताली बजाओगे तो एक पल्स जनरेट होगी, वो पल्स वहाँ दिखाई गई है। अब उसके ऊपर पूरी कहानी चलेगी कि ये जो इस प्रकार का फंक्शन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं, वो उसका क्या कैलकुलस हो रहा है, वो इस पर चलेगा। वो कौन सा फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करेगा जो इतनी दूर तक चले और बाद में नेग्लिजिबल हो जाए, बीच के अंदर में पड़ा रहे, कौन सा फंक्शन इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कहानियां चलेगी। लेकिन शुरुआत हो रही है जादूगर, टोपी, खरगोश और तालियां, वहां से शुरुआत हो रही है। तो उसका जो पूरा एक स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत डिफरेंट करके लिखा गया है, ताकि लोगों को चैप्टर शुरू करने के पहले ही चेहरे के ऊपर एक सचमुच वाली स्माइल आए। क्योंकि आजकल स्माइल बहुत आती है, ढेर सारी स्माइल आती रहती है, आप ऐसे ऐसे करते जाते हो, आपको स्माइल पे स्माइल दिखाई पड़ती जाती है। असली वाली स्माइल आनी चाहिए। और उसके बाद चैप्टर की शुरुआत होगी। स्ट्रेस रिलीज कर दो पहले, चैप्टर शुरू करने के पहले उसका स्ट्रेस 0 कर दो, उसके बाद चैप्टर के अंदर में लेकर के जाओ। थीम वहाँ है इसकी। तो ये सब तरह की चीज़ें हम लोगों ने इसमें की है, सोचना सिखाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सोचना भूल गए। समझना हमें आता है, कोई समझा दे तो मैं समझ लूँगा, लेकिन मैं सोच करके समझ लूँ, वो लैक बहुत बड़ा हो गया है। इस किताब में बहुत स्कोप है जिसमें कि सोचने की ज़रूरत है, और हमने उस तरीके सिचुएशंस क्रिएट करके उनको दी हुई है कि अब इसके ऊपर आप सोचो। प्रश्न खड़े करना, अब जैसे हमने प्रश्न खड़ा किया ना कि e⁴ नेगेटिव कैसे हो सकता है, प्रश्न खड़े करना ये सिखाती है ये किताब। जगह जगह नए नए प्रकार के प्रश्न उनके सामने आने वाले हैं, कभी नहीं मिलेगा जो उनको बाकी की किताबों में, वो सब यहाँ पर उनको मिलने वाला है। ज़िंदगी के साथ जुड़ना सिखाती है। हमारे सारा जो लिखावट है उसके अंदर में हर जगह पे जहाँ जहाँ हमें लगा है वहाँ वहाँ हमने इस कैलकुलस को अपनी ज़िंदगी में जो कुछ होता रहता है उसके साथ जोड़ जोड़ करके उसको हम लेकर के आगे बढ़े हैं। तो ये सब थोड़ी इस किताब की खासियतें हम लोगों ने ध्यान रखी हैं लिखने में।
तो बस ये भारत की गौरव यात्रा है, ये जो कैलकुलस है ये पूरी भारत की गौरव यात्रा है। उसमें हम सब लोग साथ मिल कर के, और अर्नब भाई आप IKS के कोर्सेज जब जनरेट कीजिएगा बताइएगा तो मुझे ज़रूर सूचित कीजिएगा, मुझे कोर्स करना है मुझे कोर्स करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।